बिहार की राजनीति में ना पिछले 20 सालों से जो एक कह सकते हैं मजबूत किला खड़ा था, वो शायद ढह गया है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग का जिम्मा छोड़ दिया है। और ये कोई मामूली विभाग तो था नहीं, ये तो उनकी सुशासन बाबू वाली पूरी छवि का एक तरह से पावर हाउस था। बिल्कुल, और जो हमारे पास स्रोत हैं वो भी यही कहानी बता रहे हैं। इसे सिर्फ विभागों का बंटवारा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये दरअसल एनडीए के अंदर शक्ति का जो तराजू है उसका पूरी तरह से एक तरफ झुक जाना है। ये बिहार की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। बिल्कुल। तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक फैसले के पीछे की असल कहानी क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इससे भी जरूरी कि अब आगे क्या होगा। हाँ, नीतीश कुमार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, और बीजेपी के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी, क्या वो उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? चलिए इस पूरी सियासी बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो नया समीकरण बना है ये कोई रातों रात नहीं बना। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विधानसभा में सीटों का गणित। हाँ, बीजेपी 89 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। और ये जो गृह विभाग की मांग है ये उनकी कोई नई मांग नहीं थी, ये तो वो सालों से कर रहे थे। लेकिन इस बार आप कह सकते हैं उनकी मांग में विनती नहीं, वजन था। अच्छा, मतलब इस बार बीजेपी उस स्थिति में थी कि वो कह सके हमें ये चाहिए। हाँ, पहले वो सहयोगी थे, अब वो एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल गया है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। 89 सीटों का मतलब है कि बीजेपी अब वो सहयोगी नहीं है जिसे मनाया जा सके, बल्कि वो ताकत है जो अपनी शर्तें तय कर सकती है। तो 2005 से जो विभाग नीतीश कुमार ने कभी किसी को नहीं दिया, कभी नहीं, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो या आरजेडी के साथ, वो विभाग उन्हें अब देना पड़ा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव है। लेकिन ये एक तरफा तो नहीं हुआ होगा, मतलब कुछ लेन देन तो हुआ ही होगा। हाँ, हुआ है। बदले में जेडीयू को भी कुछ मिला है। हमें पता चला है कि वित्त और वाणिज्य कर विभाग जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के पास रहते थे वो अब जेडीयू के पास गए हैं। तो क्या ये एक बराबर का सौदा है, आपको लगता है? देखिए, कागज पर देखें तो ये एक अदला बदली लगती है, और वित्त मंत्रालय भी बहुत ताकतवर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजनीति में ना प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। गृह विभाग का मतलब है सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर कंट्रोल, पुलिस फोर्स पर कंट्रोल। हाँ, वो ताकत जो जमीन पर दिखती है। बिल्कुल। वित्त मंत्रालय का काम फाइलों में होता है, लेकिन गृह मंत्रालय का काम सड़कों पर नजर आता है। इसलिए बीजेपी ने भले ही वित्त छोड़ा हो, लेकिन जो विभाग उन्होंने लिया है वो उन्हें बिहार की डबल इंजन सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठाता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और शायद हमारे सुनने वाले भी यही सोच रहे होंगे, क्या इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? उनका पूरा राजनीतिक ब्रांड, सुशासन बाबू की जो पहचान है, वो इसी बात पर बनी थी कि उन्होंने बिहार से जंगल राज खत्म किया। अब जब कानून व्यवस्था का स्टीयरिंग व्हील ही उनके हाथ में नहीं है, तो क्या ये ब्रांड बचेगा? ये सवाल बिल्कुल सही है, और पहली नजर में देखने पर यही लगता है कि नीतीश कुमार ने अपनी सबसे बड़ी ताकत सरेंडर कर दी है। हाँ। लेकिन यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जिसे नीतीश कुमार की राजनीति कहते हैं। अच्छा। उन्होंने गृह विभाग तो दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे विभाग अपने पास रखे हैं जो उन्हें पर्दे के पीछे से असली सुपर पावर देते हैं। ये दिलचस्प है, कौन से हैं वो विभाग और वो इतने ताकतवर कैसे हैं? उन्होंने अपने पास रखा है सामान्य प्रशासन विभाग, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसे जीएडी कहते हैं। जीएडी, हाँ। सतर्कता यानी विजिलेंस, और मंत्रिमंडल सचिवालय, और इन सब का राजा है जीएडी। जीएडी, ये नाम तो बहुत सरकारी और सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसे ऐसे समझिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील तो है, ठीक है, लेकिन गाड़ी का जो इंजन है, यानी जिले का डीएम, वो चाबी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के जीएडी वाले रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट होता है। वाह। जीएडी ही वो विभाग है जो राज्य के सभी आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर तय करता है। एक मिनट, मुझे इसे समझने दीजिए।
मतलब जिले का जो पुलिस कप्तान होता है, एसपी, हाँ, एसपी। वो रिपोर्ट तो जिलाधिकारी यानी डीएम को करता है। हाँ, और डीएम सीधे जीएडी के अंडर आता है, ये जिसका कंट्रोल मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम्राट चौधरी पुलिस बल के राजनीतिक प्रमुख जरूर है, वो नीतियां बना सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जिले में उस निर्देश को लागू करने वाली जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, उसका अंतिम स्विच अभी भी मुख्यमंत्री के ही हाथ में है। सही कहा। एसपी कितना भी रेस देना चाहे, अगर डीएम ने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। ये सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लगता है, पर क्या ये गठबंधन की राजनीति में टिकाऊ है? मतलब क्या बीजेपी इस पर्दे के पीछे वाले कंट्रोल को लंबे समय तक बर्दाश्त करेगी? यही इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है। कल को अगर कोई बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है, तो क्या सम्राट चौधरी ये कह पाएंगे कि मैं एसपी को आदेश नहीं दे सकता क्योंकि डीएम की रिपोर्टिंग जीएडी को है? जनता तो उन्हीं से जवाब मांगेगी। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये टकराव की एक संभावित जमीन तैयार करता है। लेकिन यही नीतीश कुमार का स्टाइल है। वो सत्ता को कभी भी एक जगह केंद्रित नहीं होने देते। मुझे एक पुराने आईएएस अफसर ने एक बार बताया था कि बिहार में असली पावर सचिवालय के 5वें माले पर जीएडी के दफ्तर में नहीं, बल्कि उस फाइल में होती है जिस पर मुख्यमंत्री का नोट लिखा हो, और वो फाइल जीएडी से ही होकर गुजरती है। तो उन्होंने गृह विभाग का चेहरा बीजेपी को दे दिया, लेकिन उस चेहरे को चलाने वाली आत्मा अपने पास रख ली है। एकदम, हाँ, बहुत ज्यादा। अब उन्हें न सिर्फ अपराध रोकना है, बल्कि इस दोहरी लगाम वाली व्यवस्था में काम करके भी दिखाना है। हाँ, अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब तक बीजेपी विपक्ष में रहते हुए या सरकार में छोटे भाई की भूमिका में रहते हुए कानून व्यवस्था पर बड़े आराम से नीतीश कुमार को घेर लेती थी या उन पे जिम्मेदारी डाल देती थी। बिल्कुल। अब वो बहाना खत्म हो गया। अब हर अपराध के लिए, हर दंगे के लिए, हर गोलीबारी के लिए सीधी जवाबदेही सम्राट चौधरी की होगी। विपक्ष के सारे तीर अब सीधे उनकी तरफ आएंगे। और सिर्फ विपक्षी क्यों, उन पर तो अपनी ही पार्टी और अपने वोटरों का भी जबरदस्त दबाव होगा। बिल्कुल होगा। बीजेपी ने पूरे चुनाव में जंगल राज की वापसी का डर दिखाया, सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। अब जब गृह मंत्रालय हाथ में है, तो लोगों को नतीजों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और इसमें एक और एंगल है, वो है केंद्रीय नेतृत्व का। अच्छा। आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में सार्वजनिक तौर पर कहा था, आप सम्राट चौधरी को जिताएं, हम उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। हाँ, मुझे याद है, इस बयान के बहुत मायने निकाले गए थे। उसे राजनीतिक गलियारों में सम्राट को भविष्य में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तैयार करने के संकेत की तरह देखा गया। तो ये गृह मंत्री का पद उनके लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है। अगर वो यहाँ सफल होते हैं तो उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ जाएगा, और अगर नहीं तो मुश्किल हो सकती है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि क्या सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को बिहार में भी अपनाएंगे, मतलब अपराधियों के खिलाफ एक सख्त छवि बनाने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा जरूर है, और शायद वो ऐसी छवि बनाना भी चाहें। लेकिन बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश से बहुत अलग है। कैसे? यहाँ एक गठबंधन सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनकी राजनीति का तरीका बहुत सदा हुआ और प्रशासनिक है। वो किसी भी तरह के एनकाउंटर या बुलडोजर वाली एक्सट्रीम राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे। तो सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के बनाए सुशासन के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना होगा। वो योगी आदित्यनाथ की तरह खुली छूट के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी पार्टी के एजेंडे और मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ ये सरकार चलाने के मूड में नहीं है, इसके पीछे कोई लंबी रणनीति है। गृह विभाग लेना, विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखना, ये सब किसी बड़ी तस्वीर के हिस्से लगते हैं। बिल्कुल सही। बीजेपी का लक्ष्य बिहार में सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना है। अच्छा। आप देखिए, उनके बाद उप मुख्यमंत्री पद हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पद है, और अब सबसे महत्वपूर्ण गृह विभाग भी है। यानी सरकार के अंदर नीति निर्धारण और विधानसभा के अंदर कानून बनाने की प्रक्रिया, दोनों जगहों पर उनकी पकड़ मजबूत हुई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी है, या शायद उससे भी आगे बिहार के अगले विधानसभा चुनाव की? विश्लेषकों का तो यही मानना है, गृह विभाग पर नियंत्रण के जरिए बीजेपी अपनी छवि एक ऐसी पार्टी के रूप में बनाना चाहेगी जो कानून का राज स्थापित कर सकती है। इससे वो नीतीश कुमार पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करेगी। हाँ, शतरंज की इस बिसात पर बीजेपी अब सिर्फ एक मोहरा नहीं है, वो खेल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।
उनका लक्ष्य साफ है, आने वाले चुनावों में अपने दम पर लड़ने के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करना। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी है, जिसकी बात हमने पहले भी की। इस नए पटवारे ने अनजाने में सत्ता के 2 केंद्र बना दिए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय है, जिसका जीएडी के जरिए पूरे प्रशासन पर नियंत्रण है, और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय है, जिसका पुलिस बल पर सीधा अधिकार है। क्या इससे सरकार के अंदर ही एक टकराव की स्थिति नहीं बन जाएगी? इसकी पूरी संभावना है। आप सोचिए, अगर गृह मंत्री किसी जिले के एसपी का ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय उस पर सहमत नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, या फिर किसी संवेदनशील मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो जाए तो? बिल्कुल, ये स्थिति सरकार के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। अब तक सत्ता का केंद्र एक था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब एक समानांतर शक्ति केंद्र उभर रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है, वो ये है कि बिहार में हुआ ये फेरबदल सिर्फ एक मंत्री के विभाग बदलने जैसा नहीं है। ये एनडीए के अंदर बीजेपी के बढ़ते दबदबे का ऐलान है। ये नीतीश कुमार की बदलती भूमिका का संकेत है, जहां वो अब भी ताकतवर हैं, लेकिन पहले की तरह अकेले सत्ता का केंद्र नहीं है। और ये सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक परीक्षा है। एकदम सटीक सारांश है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने जीएडी के रिमोट कंट्रोल के जरिए अपनी सुपर पावर को बड़ी चतुराई से बचाए रखा है, वहीं बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ने और अपनी चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। ये एक तरह से बिहार के राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है, जहां सत्ता साझा भी है और बटी हुई भी। तो अब आगे देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यही होगी कि सत्ता के ये 2 केंद्र, मुख्यमंत्री का प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्री का पुलिस पर अधिकार, क्या एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य के साथ काम कर पाएंगे? या फिर इन दोनों के बीच का ये शक्ति संतुलन ही आने वाले समय में बिहार की राजनीति में टकराव और अस्थिरता का नया अखाड़ा बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी।